हेलो क्लास, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल ज्ञान तत्व में। आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मेजरमेंट। ये मेजरमेंट का हमारा पहला लेक्चर है। इसके बाद से कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी मेजरमेंट फिनिश किया जाए। बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है मेजरमेंट का, गिनती के 5 या 6 चैप्टर हैं। वो 5 या 6 चैप्टर में हमारा लगभग जो है, अगर हम बहुत धीरे धीरे और सब कुछ कवर करते हुए भी चलेंगे तो भी हमारा लगभग 20 वीडियो में जो है पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाना चाहिए। इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बचेंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं और वे कराने ज़रूरी है, वो मैं टाइम टू टाइम पे कराता रहूँगा। ठीक है। हालांकि नेटवर्क से हमारा काफ़ी टाइम ले लिया, लगभग 2 महीने लगे हमें नेटवर्क कंप्लीट करने में। हालांकि बीच में ब्रेक आ गया था क्योंकि तबीयत मेरी थोड़ी ख़राब थी, इस कारण से। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बताते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ मेजरमेंट से शुरू करते हैं। तो मेजरमेंट क्या है, पहले तो ये जान लेते हैं कि एक्चुअल में मेजरमेंट है क्या। तो मेजरमेंट में क्या है कि आपके पास कोई भी डाटा है, कोई भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है, किसी भी प्रकार की जानकारी है, अगर आप उस चीज़ को बोल पा रहे हैं तो वो आपके पास इन्फॉर्मेशन है। उस इन्फॉर्मेशन को अगर आप नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो नंबर में रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो आपका मेजरमेंट कहलाता है। ठीक, मतलब मैं बोल रहा हूँ तो मैं कितनी तेज़ी से बोल रहा हूँ, ठीक है, क्या स्पीड है, मतलब बोलने की फ्रीक्वेंसी कितनी है, और बोलने के जो साउंड की इंटेंसिटी है वो डेसिबल में कितनी है, वो चीज़ मैं कैलकुलेट करके बता सकता हूँ। तो मतलब वो मेरे पास, अब मैंने उसको मेज़र कर लिया कि मैंने जो है कितनी इंटेंसिटी के साथ मैंने बोला है। अगर मैं दूरी की बात करूँ कि मैं यहाँ से चल के वहाँ तक गया और मुझे जो है इतना टाइम लगा, उस टाइम को अगर मैं कैलकुलेट करके बता पा रहा हूँ कि मेरे जो कितना टाइम लगा, तो वो मेरा मेजरमेंट का तरीका है। ठीक है, वो मेरा मेजरमेंट में आता है। ठीक, इसके अलावा अगर मैं किसी चीज़ को पढ़ रहा हूँ, पढ़ने में मुझे जो है पढ़ने में नहीं, क्वेश्चन करने में, अगर मैं किसी चीज़ क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ तो क्वेश्चन सोल्व करने में मेरे काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं जो मैं मेजर कर सकता हूँ। मैं अपनी एक्यूरेसी मेजर कर सकता हूँ, मैं अपनी पढ़ने की, समझने की स्पीड मेजर कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ तो मैं क्वेश्चन पर मिनट या पर सेकंड पर आवर में जो है कितने क्वेश्चन लगा रहा हूँ, ये मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक, ये सारी चीज़ें जो है कंपेयर की जा सकती है, चीज़ मेजर की जा सकती हैं। ठीक, अब मेजर में ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि मेजरमेंट हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको सब पता है कि मेजरमेंट करने की क्या आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम कंपेयर करेंगे किसी भी डाटा में कि कौन ज़्यादा है, कौन कम है, या फिर हमको किसको प्रेफरेंस देनी चाहिए, कौन ज़्यादा सटीक है, कौन ज़्यादा सही है, इस चीज़ को पता करने के लिए हमारे पास उसका एक्चुअल जो है नंबर, न्यूमेरिकल डाटा भी तो होना चाहिए। ठीक है, ऐसे कैसे पता लगा पाएंगे? देखो, सूरज ज़्यादा दूर है या फिर चंद्रमा ज़्यादा दूर है, इस चीज़ का पता हमने कैसे किया? इस चीज़ को पता करने के लिए हमने पहले दोनों की दूरी निकाली। दूरी निकालने के बाद हमें पता चला कि भाई सूरज जो है बहुत ज़्यादा दूर है, चंद्रमा हमारे पास में है, क्योंकि उसके बीच की जो दूरी है वो कम है। ठीक है, तो हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा आया, तभी तो हम कंपेयर कर पाए, अदरवाइज कैसे कंपेयर कर पाते? ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए मेजरमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब इलेक्ट्रिकल में क्या ज़रूरत है या इलेक्ट्रॉनिक्स में इसकी क्या ज़रूरत है? तो देखो, जब भी हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो उस चीज़ को मेजर करके करेंगे कि हम कितनी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। या फिर मैंने कहा कि मुझे एक डिवाइस बनाना है, उस डिवाइस की मैक्सिमम कैपेसिटी है 2 एम्पेयर की करंट बेयर करने की, कि वो डिवाइस मेरा मैक्सिमम 2 एम्पेयर का ही करंट बर्दाश्त कर सकता है। उससे ज़्यादा अगर मैं करंट उस पर अप्लाई करूँगा तो वो जो है बर्न आउट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, उसमें आग लग जाएगी, जो भी उसमें उसका मेल फंक्शन हो जाएगा, मतलब जो भी इसके अंदर रीजन हो सकता है वो ख़राब हो जाएगा, वो अच्छे से काम नहीं करेगा। तो 2 एम्पेयर की जो करंट मैं उस पर अप्लाई कर रहा हूँ, इस चीज़ का मुझे कैसे पता चले कि वो करंट जो मैंने अप्लाई की है वो 2 एम्पेयर की ही है? उसके लिए हमारा एमीटर आएगा। एमीटर क्या है? हमारा मेजरिंग डिवाइस है, जो हमारी करंट को अपने एक रेफरेंस वैल्यू होगी, उसका स्टैंडर्ड वैल्यू है, उस स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर करके बताएगा कि ये जो है मेरी करंट आपने अप्लाई की है वो 2 एम्पेयर की करंट है, या 2 एम्पेयर से कम की करंट है, 2 एम्पेयर से ज़्यादा की करंट है। तो ये सारी चीज़ हमारी वो इंडिकेट करके बताएगा। इसके अलावा जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल में सेफ्टी इक्विपमेंट होते हैं वो सब भी कंपेयरिंग पे काम करते हैं। कंपेयरिंग किससे करेंगे? एक स्टैंडर्ड वैल्यू से, और जो कि एक मेजरमेंट का ही प्रोसेस है। मेजरमेंट के प्रोसेस में भी क्या करते हैं, हमारे पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू होगी जिसको हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है, या फिर हमारा जो प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है मेजरमेंट का, उसको हम जो है कांस्टेंट के रूप में रखते हैं। उसके रेफरेंस लेके हम जो है वैल्यू को मेजर करते हैं कि उसके रेस्पेक्ट में हमारी चीज़ कितने गुना ज़्यादा है, कितने गुना कम है, जिससे हम जो है किसी भी अदर ऑब्जेक्ट का, जो हमारे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनकी वैल्यू को कैलिब्रेट कर पाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? अभी जो है देखते हैं मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट के जो है 2 तरीके हमारे हो सकते हैं। एक तो डायरेक्ट मेजरमेंट, मैं लिख देता हूँ, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। पहला कौन सा हो सकता है? डायरेक्ट मेथड। दूसरा कौन सा हो सकता है? इनडायरेक्ट मेथड। देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी भी आपसे इसकी डेफिनेशन तो नहीं पूछी जाएगी,
हालांकि पूछी भी जा सकती है, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल नहीं पूछी जाएगी। मैं बस इसको बता देता हूँ कि आपको शायद वो हमेशा याद रहे। देखो जो डायरेक्ट मेथड होता है मेजरमेंट का, मेजरमेंट के डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि हम एक इंस्ट्रूमेंट लेके आते हैं और सीधा सीधा उसको मेजर कर लेते हैं बिना किसी की दूसरी इंस्ट्रूमेंट की मदद के। ठीक, जैसे मैंने कहा कि मैंने एक ये लाइन खींची है, बताओ ये लाइन की जो है कितने सेंटीमीटर की लंबाई है। ठीक है, कितने सेंटीमीटर की लंबाई है इस लाइन की। तो आपने क्या किया, आप एक फीता लेके आए, एक स्केल लेके आए, उस स्केल को आपने जो है इसके बगल में रखा, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक जो है मेजर कर लिया, और आपने मेजर करके बताया कि आपकी जो लाइन है ये इतने सेंटीमीटर की है। ठीक, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, जितनी भी इसकी लेंथ होगी, इट डजंट मैटर। ठीक है, आपने जो है एक स्केल लेके आए और डायरेक्टली आपने जो है उसको मेजर कर लिया। अब आप एक इंस्ट्रूमेंट लेके आए, वही आपका पहला इंस्ट्रूमेंट था, और उससे डायरेक्ट मेजर कर लिया। और आपने जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का सहारा नहीं लिया, उसको किसी दूसरी क्वांटिटी में कन्वर्ट करके उसको मेजर करने की मतलब कोशिश नहीं की, उसको सीधा सीधा मेजर कर लिया। तो आप कहोगे इसको कि ये हमारा जो तरीका है ये हमारा डायरेक्ट मेजरमेंट का तरीका है। ठीक, दूसरा तरीका क्या है हमारा, इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड में हम जो है दूसरे इंस्ट्रूमेंट की हेल्प करते हैं। मतलब पहले उसको जो हमारी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको मेजर करेंगे। कैसे, देखो अगर आपने एलवीडीटी का नाम सुना हो, एलवीडीटी क्या होता है हमारा, एक लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, जब हमारा एलवीडीटी होता है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, उसमें क्या करते हैं कि बहुत ही छोटे छोटे मोमेंट, बहुत छोटा मोमेंट को मेजर करने के लिए, मैंने कहा कि माइक्रोमीटर में या नैनोमीटर में अगर कोई मोमेंट हो रहा है, उस मोमेंट तक को डिटेक्ट किया जा सकता है किसकी मदद से, एलवीडीटी की मदद से। ठीक, उसमें क्या करना है, वो करते हैं हम प्रेशर को मेजर करते हैं। देखो मेरे पास एक बोर्डन ट्यूब है, इसको कहाँ पे बनाऊँ, अलग बनाता हूँ। मेरे पास एक ये मेरी बोर्डन ट्यूब है। इस बोर्डन ट्यूब की खासियत क्या है कि अगर इस पे यहाँ पे प्रेशर डाला जाए सॉरी, ठीक है, अगर इस बोर्डन ट्यूब पे प्रेशर डाला जाए तो इसका जो ये एंड पॉइंट है उसका मोमेंट ऊपर की तरफ होगा, और अगर प्रेशर डाउनवर्ड की डायरेक्शन में डाला जाए तो उसका जो मोमेंट है वो अंदर की तरफ होगा। ठीक, आप समझ सकते होंगे कि अगर आप उसको इसमें प्रेशर डालेंगे तो प्रेशर डालने से क्या होगा, ये जो है ऊपर सीधा होने की कोशिश करेगा। ठीक, इस मोमेंट को हमने जो है एक पुली लगाई, उस पुली के साथ ये ट्रांसफार्मर का एक कोर था, इसके साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक, और ये हमारा एक ट्रांसफार्मर है जिसके सेंटर टैप बनाया हुआ है, प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। तो इसको डिफरेंशियली कनेक्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके माइनस वाले पार्ट को इससे कनेक्ट रखूँगा, जिससे क्या होगा कि मेरे पास जो नेट वोल्टेज मिलेगी, अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 बन रही है, इसके अक्रॉस वोल्टेज मुझे V2 मिल रही है, तो नेट वोल्टेज मुझे कितनी मिलेगी, V1 माइनस V2 मिलेगी। ठीक है, इतना क्लियर है। तो जैसे ही मैं इसको सीधा करूँगा तो ये पुली के साथ क्या होगा, इसका ये इस पर स्ट्रेच पड़ेगा और ये इसको ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा। अब देखो मुझे प्रेशर मेजर करना था, उस प्रेशर से मैंने उस प्रेशर को जो है लीनियर मोशन में कन्वर्ट किया, लीनियर मोशन में मैंने उसको कन्वर्ट किया। इसका जो ये कोर है, इस कोर का मोमेंट अपवर्ड और डाउनवर्ड दो डायरेक्शन में होगा, डिपेंड करेगा इस बात पे कि मैंने प्रेशर ऊपर की तरफ लगाया है या नीचे की तरफ लगाया है। ठीक है, जैसे ही प्रेशर जो है ऊपर की तरफ लगेगा, ये जो कोर है वो ऊपर की तरफ हो जाएगा, जिससे V2 का जो वोल्टेज होगा वो कम हो जाएगा। अब अगर आपने बेसिक ट्रांसफार्मर पढ़ा हुआ है, जैसे कि हमने आइडियल ट्रांसफार्मर डिस्कस भी किया था पिछली वीडियो में, उसमें क्या था कि जो EMF जो फ्लक्स जो है इसके साथ V2 के साथ लिंक हो रहा था, अगर कोर हट जाएगा तो फ्लक्स जो है कम लिंक होगा, जिससे V2 में क्या होगा, वोल्टेज कम इंड्यूस होगी। V2 में वोल्टेज कम इंड्यूस होगी तो V1 माइनस V2 की वैल्यू बढ़ेगी। और यहाँ पे अगर मैं इसमें अक्रॉस वोल्ट मीटर में कनेक्ट कर लूँ तो मुझे क्या होगा, कुछ डिफ्लेक्शन उसमें दिखाई देगा। वो डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाई देगा और नेगेटिव डायरेक्शन में, दोनों तरफ दिखाई दे सकता है। डिपेंड करेगा इस बात पे कि ये V1 माइनस V2 पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। ठीक, ये सारी चीज़ मुझे पता चल जाएगी। तो क्या होगा क्या कि ये जो वोल्टेज मेरा आ रहा है उस चीज़ को रेफरेंस रखते हुए मैं ये बता सकता हूँ कि मेरा जो प्रेशर है वो कितना अप्लाई किया गया है। ठीक है, अगर मेरा कितना प्रेशर अप्लाई किया गया है तो मैं बता पा रहा हूँ ना, देखो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की मदद से बता पा रहा हूँ, जबकि मैंने मेजर क्या किया गया,
प्रेशर मेजर किया। तो यहाँ पे मैंने एक डिवाइस को यूज़ किया प्रेशर को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करने के लिए, और दूसरे डिवाइस को यूज़ किया लीनियर मोशन को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करने के लिए। फिर मैंने इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को डायरेक्टली मेजर किया। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर जो है, ये ट्रांसफार्मर और ये बोर्डन ट्यूब, ये क्या है, ये वोल्ट मीटर, ये मेरे सेकेंडरी वो है इंस्ट्रूमेंट, और ये मेरा प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है जो डायरेक्टली फिजिकल क्वांटिटी के कॉन्टैक्ट में आ रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो इनडायरेक्ट मेथड आप समझ सकते होंगे। इनडायरेक्ट मेथड में क्या हो गया, इनडायरेक्ट मेथड में हमारा जो है क्या बोलते हैं, जो क्वांटिटी है, जो मेजरिंग डिवाइस है, वो डायरेक्टली फिजिकल क्वांटिटी के कॉन्टैक्ट में नहीं आता है। ठीक है, वो डायरेक्टली फिजिकल क्वांटिटी के कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा। वो क्या करेगा, पहले एक जो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होगा वो उसके साथ कॉन्टैक्ट में जाएगा, और वो उस क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में कन्वर्ट करेगा। मेनली तो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करके फिर उसको जो है मेजर किया जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इतना क्लियर तो बहुत अच्छी बात है। डस्टर कहाँ गया हमारा। ठीक, अब इसी के बाद मैं बता सकता हूँ कि देखो इंस्ट्रूमेंट जो है हमारे जो बनावट होती है वो 3 तरीके की हो सकती है। या तो हमारे पास मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट होगा, या फिर हमारे पास इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होगा, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट होगा। ठीक, कौन कौन सा, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, दूसरा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तीनों में अंतर क्या है, ये चीज़ आपको इनके नाम पढ़ने से भी पता चल रहा होगा। देखो जो पहले टाइम में हमारे इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे मेजरमेंट के लिए, वह हमारे मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट होते थे। अब मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ समस्या क्या थी कि ये जो है स्लो काम करते थे। एक तो स्लो होते थे, इसके अलावा भारी भी बहुत होते थे, क्योंकि उसके अंदर सारे के सारे इक्विपमेंट कैसे हैं, पार्ट्स जितने भी हैं वो सब मैकेनिकल पार्ट हैं। तो ये जो है बल्की होते थे। ठीक, बल्कि होने से क्या होता था, इनको जो है इधर उधर लाने ले जाने में बड़ी समस्या आती थी। ठीक है, इधर मतलब ये नॉन पोर्टेबल थे ज़्यादातर केसेस में। ये डिवाइस जो है नॉन पोर्टेबल थे, अगर पोर्टेबल थे भी तो वो बहुत ज़्यादा बल्कि थे। इसके अलावा जो है इसमें जो है मेंटेनेंस ज़्यादा आता था। मेंटेनेंस ज़्यादा आने के अलावा इसमें जो एक्यूरेसी थी इसकी, जिसकी एक्यूरेसी थी वो भी हमारी कम थी। क्यों? क्योंकि जब हमारे मैकेनिकल कंपोनेंट होते हैं तो उसमें फ्रिक्शन भी होता है। फ्रिक्शन के अलावा जो उसके कंपोनेंट है वो समय के साथ साथ क्या है, घिसने लगते हैं। जब कंपोनेंट घिसते रहते हैं तो क्या होता क्या है कि वो जो उनकी जो मैंने कहा एक स्प्रिंग है, वो स्प्रिंग जो टाइटनेस है वो कमज़ोर हो जाएगी। इसके अलावा जो फ्रिक्शन है वो कम हो लगेगा, जितना लगना चाहिए तो उससे कम लगेगा, या फिर अगर उसका लुब्रिकेशन कम हो गया तो जितना ये जो है फ्रिक्शन कम लगना चाहिए तो उससे ज़्यादा लगेगा। इस चीज़ से क्या होता है, हमारे एरर्स बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है एरर्स ज़्यादा होते थे। एरर्स जो है इसमें ज़्यादा होते हैं। उसके बाद जो है हमारा जो है जनरेशन एडवांस हुई, फिर हमारे जो इंस्ट्रूमेंट आए वो हमारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आए। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, वे क्या है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी पे ऑपरेट होते हैं। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी पे ऑपरेट होते हैं तो उसमें क्या है कि हमारे जो है एक तो ये लाइट वेट हो गए। लाइट वेट होने से क्या हुआ कि ये जो है पोर्टेबल में आ गए, पोर्टेबल की कैटेगरी में आ गए। इसको लाना ले जाना हमारे लिए आसान हो गया, जैसे कि हमारे वोल्ट मीटर हो गया, एमीटर हो गया। ठीक, या फिर जो हमारा इलेक्ट्रिकल वेइंग मशीन होती है। अब आप देखो पहले टाइम में जो मैकेनिकल वेइंग मशीन थी, जो वजन तोलने वाली मशीन थी, पहले टाइम में वो क्या होता था, कांटा टाइप होता था। ये तराजू ही हम यूज करते थे, वो कितना बल्कि होता था और उसमें जो है हमेशा सही बताइए ज़रूरी भी नहीं होता था। वहीं पे हमारा जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है और साथ में उसमें जो एक बट्टा चलता था, जो ना काउंटर वेट लगा के रखते हैं, वो उसमें से हमें साथ में लेके चलना पड़ता था। और सिर्फ वो फिक्स क्वांटिटी ही नाप सकता था, क्योंकि जो बट्टा होता है वो जो है कुछ फिक्स क्वांटिटी का ही आता है। या तो वो 50 ग्राम का आएगा, 50 ग्राम के बाद हमारा 100 ग्राम का, 200 ग्राम का, 500 ग्राम का, 1 किलो का, उसके बाद 2 किलो का, 5 किलो का। ठीक, तो मुझे जो है इतनी सारी चीज़ें जो काउंटर वेट है वो इकट्ठा करके रखना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है उसमें जो मुझे अपने काउंटर वेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो उसके अंदर वो कैलिब्रेटेड पहले से ही फिक्स है कि मुझे जो है इतना वेट पड़ेगा, तो वो उसको कितना उसमें वोल्टेज का चेंज आएगा और वो उसी हिसाब से बोर्ड एंड ट्यूब की मदद से या फिर जो भी उसके अंदर ट्रांसड्यूसर लगा है उस ट्रांसड्यूसर की मदद से वो जो है कैलकुलेट करके बता देता है कि मेरा जो है कितना उसमें वेट पड़ा है। ठीक, तो हमारा जो है काउंटर वेट हट गया तो लाइट वेट हो गया, प्लस इसकी जो एक्यूरेसी है
एक्यूरेसी है वो भी फास्ट हो गई, सॉरी एक्यूरेसी ज़्यादा हो गई। एरर्स हैं, एरर्स कम हो गए। रेस्पॉन्स फास्ट हो गया, रेस्पॉन्स कैसा हो गया इसका, फास्ट हो गया। इसका रेस्पॉन्स कैसा था, इसका रेस्पॉन्स था हमारा स्लो, ये मेरा स्लो रेस्पॉन्स था, इसका रेस्पॉन्स हमारा फास्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हमारे वे होते हैं जो हमारी लो वाटेज पे काम करते हैं। लो वाटेज पे कैसे, जैसे हमारे वो सेल पे काम कर गए, हमने उसमें 2 घंटे वाली सेल लगाई और वो हमारे उसी पे काम कर गई। छोटी छोटी जो सेल आती है हमारी 2-2 वोल्ट की, उस सेल पे काम कर गई। या फिर हमारे जो मैक्सिमम उसको हमें 5 वोल्ट से ज़्यादा की सप्लाई देनी ही नहीं पड़ रही है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट हमारे जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आते हैं। ये जो है लाइटेस्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा हल्के यही होते हैं, सबसे हल्के होंगे। इसके अलावा इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी होगी इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट की, क्योंकि इसमें कुछ भी मूविंग पार्ट नहीं है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में निडल होगी, ठीक है, जो है बैलेंसिंग के लिए अगर नल बैलेंसिंग कर रहे हैं तो उसमें कुछ तो जो है मूव कर रहा होगा, पोटेंशियोमीटर होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। ठीक, उसमें जो है कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता इसके अलावा, और उसमें इस वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन लॉसेज नहीं होते। फ्रिक्शन लॉसेज नहीं होंगे तो वो फिर जो एरर्स होते हैं वो मिनिमम हो जाते हैं, तो सबसे हल्के होते हैं। इसके अलावा एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, रेस्पॉन्स जो है वेरी फास्ट होता है। ये जो है वेरी फास्ट आएगा। ठीक, एरर इसमें मिनिमम होंगे, एक्यूरेसी इसकी बहुत हाई होगी। ठीक, इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट होते हैं। उसमें पावर का जो वाटेज की रिक्वायरमेंट होती है वो भी हमारी मिनिमम होती है। जो है 5 वोल्ट से ज़्यादा की सप्लाई तो हम इसमें अप्लाई भी नहीं करते इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में। ठीक है, इतना क्लियर है। देखो धीरे धीरे हम जो है समझ रहे हैं, हो सकता है मेरे बोलने की स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो, लेकिन हम जो है एक ही बात को ज़्यादातर जो है डिस्कस कर रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी नहीं है। मेजरमेंट एक हमारा आसान सब्जेक्ट है और जो है बहुत ज़्यादा जो हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आसान सब्जेक्ट में क्या होता है कि गलती होने के चांसेस कम होते हैं, तो जो नंबर बढ़ाए जा सकते हैं वो नंबर जो है मेजरमेंट वाले सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छे से नंबर देके जाते हैं, क्योंकि उसमें जो फिक्स रहता है कि यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिक्स्ड क्राइटेरिया है कि यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस आपको वही पढ़ने हैं, 4-5 चैप्टर में जो है काम खत्म हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। देखो मैं बताता हूँ टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट में। टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है, एक तो हमारा ये हो गया कि हमने जो है उसको उसकी ऑपरेटिंग प्रॉपर्टी के बेसिस पे बताया कि हमारा मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट है, या फिर हमारा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट में हम एक कैटेगरी के बेसिस पे और वो कर सकते हैं उसको कैटेगराइज, वो है हमारा एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट और हमारा रिलेटिव इंस्ट्रूमेंट। ठीक, और एब्सोल्यूट रिलेटिव को हम जो है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हैं। देखो एक तो हमारा एब्सोल्यूट, दूसरा हमारा सेकेंडरी। देखो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं हमारे, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट हमारे उस टाइप के इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हमारे आउटपुट जो है किसी भी रिस्पॉन्स का एक जो है कांस्टेंट के टर्म में वैल्यू देते हैं। ठीक, कांस्टेंट के टर्म में वैल्यू देते हैं, जैसे कि हमारा टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। ठीक है, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है कि वो एक फिक्स वैल्यू रहती है, वो उसकी उसी के टर्म्स में हमारे जो है वैल्यू बताता है, वो किसी चीज़ का रेफरेंस नहीं लेता, उसके पास अपनी एक जो है चीज़ें फिक्स करके रखी हुई हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट के कैलिब्रेशन है वो सब चीज़ करके रखी गई है। अब जितना वो कैलिब्रेट कर रहा है वही हमारा जो है फिक्स माना जाएगा, एब्सोल्यूट वही माना जाएगा, और उसी की रीडिंग को 100% एक्यूरेट कंसिडर करके, 100% ट्रू वैल्यू कंसिडर करके हम जो है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को जो बनाते हैं, तो हम एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू को रेफरेंस लेते हैं। ठीक, मैंने कहा कि अगर इतनी लंबी चीज़, ये हमारे पास एक लाइन है, हमने एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट से हमने इसको मेजर किया और इसकी लंबाई जो है 1 मीटर हमारी हमने कैलकुलेट की कि ये जो लाइन है हमारी 1 मीटर की लाइन है। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट ने हमारी ये लाइन को 1 मीटर बताया। तो जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होंगे वो क्या करेंगे कि जो इसकी प्रॉपर्टी है उसको एज ए रेफरेंस कंसिडर करेंगे। उस रेफरेंस इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा कि हम जो है ये कहेंगे कि हमारा जो इतनी लंबी चीज़ है, ये इतनी लंबी जो लाइन है, इस लाइन को वो 1 मीटर कहेंगे। तो अगर मैं इस पूछूं कि ये लाइन कितनी है, तो ये कंपेयर करेगा कि ये इस लाइन से जो है 40% ज़्यादा है,
सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट हमेशा कंपेयर करते हैं एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट से। तो ये कहेंगे कि जो है देखो, जो तुमने जो लाइन मेजर करने के लिए कही है वो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट के वाली क्वांटिटी से 40% ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी वैल्यू जो है 1.4 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या कर रहे हैं, वो रेफरेंस ले रहे हैं एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट क्या कर रहे हैं, वो एक फिजिकल कांस्टेंट के टर्म में, एक प्रॉपर कांस्टेंट के टर्म में जो है हमारे आंसर को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो किसी चीज़ का रेफरेंस नहीं ले रहे हैं। ठीक, इतना क्लियर है। इसका इतना अगर क्लियर है तो देखो टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट का एक और कैटेगराइजेशन है, वो है हमारा डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट और नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ जो कैटेगराइजेशन है। एक कैटेगराइजेशन है हमारा डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, और दूसरा है हमारा नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, देखो डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या हो रहा है कि जब भी, जैसे आपने कोई वोल्ट मीटर देखा होगा या घर में जो वोल्टेज स्टेबलाइजर होता है उसमें एक निडल होती है। ठीक, जब भी हमने उसमें वोल्टेज अप्लाई की, वोल्टेज अप्लाई करने से क्या होगा, उसमें जो है निडल का डिफ्लेक्शन होता है, निडल का मूवमेंट होता है। स्टार्टिंग में मैंने कहा कि मेरी जो निडल थी वो यहाँ पे थी, और ये जो है वोल्टेज के लिए एक मेरा स्केल बना हुआ है। ठीक है, ये मेरा वोल्टेज के लिए एक स्केल बना हुआ है। मैंने कहा कि मैंने जो है 230 वोल्ट की वोल्टेज जो है, ये मेरा वोल्ट मीटर है। ठीक, मैंने जो है 230 वोल्ट की वोल्टेज जो है इस पर अप्लाई की। मैक्सिमम ये जो है 300 वोल्टेज दिखा सकता है, और 230 मेरा जो है यहाँ तक आ रहा है। ठीक, तो उसमें क्या होगा डिफ्लेक्शन टाइप में कि ये जो है वोल्टेज की निडल जो है मूव करेगी, और मूव करके यहाँ तक आएगी, ये जो है ऐसे आ जाएगी। मैं दूसरे पेन से दिखा देता हूँ। ठीक है, ये वाली निडल मूव करके 230 पे आके रुकेगी। ठीक है, हालांकि स्टार्टिंग में जो है मूवमेंट जो है आगे पीछे का होता रहता है, लेकिन जो स्टेबलाइज होगी, स्टेबलाइज कहाँ पे होगी, हमारी 230 वोल्ट पे होगी। तो डिफ्लेक्शन टाइप में क्या होता है कि हमारा जो है इंस्ट्रूमेंट के अंदर निडल मूव करती है, मूव करने के बाद जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचती है, और तब हम कहते हैं कि ये जो है हमारा डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट है, मतलब डिफ्लेक्शन टाइप रीडिंग हमारी दे रहा है। यहाँ से हम अपनी जो है एक्चुअल वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको मेज़र करने का जो हमारा तरीका है, उसमें हमारी निडल मूव कर रही है, डिफ्लेक्ट कर रही है, इसलिए इसको ऐसे इंस्ट्रूमेंट को डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। अब देखो डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट नल टाइप के कंपैरिजन में कैसे होते हैं वो मैं बताऊंगा। अभी पहले एक बार ये देख लेते हैं कि नल टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। नल टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि हम जो है इसमें हमारे पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है पहले से ही कैलकुलेटेड, स्टैंडर्ड वैल्यू कैलकुलेटेड होती है, और उसके बाद हम जो है एक स्केल लेते हैं, स्केल लेके उस क्वांटिटी को रेफरेंस वैल्यू के टर्म में कंपेयर करते हैं। कैसे, देखो अगर मेरे पास एक ये वायर है और इसकी लंबाई है 1 मीटर, और इसके अक्रॉस जो मैंने वोल्टेज अप्लाई की है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज मैंने अप्लाई की है वो है मेरी 100 वोल्ट। ठीक, तो ये जो 100 वोल्ट की वोल्टेज है वो यहाँ से लेके यहाँ पे कितनी वोल्टेज होगी, यहाँ पे वोल्टेज होगी 100 वोल्ट, और यहाँ पे इस वायर में इस पॉइंट पे कितनी वोल्टेज होगी, 0 वोल्ट। ठीक है, तो टोटल वोल्टेज जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एकदम बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेके 100 वोल्ट से लेके 100 वोल्ट तक। तो अगर मैं इस वायर के आधे में जो है उंगली रख के कहूँ कि यहाँ तक वोल्टेज कितनी होगी, तो आप बता सकते हैं कि इस पॉइंट पे वोल्टेज जो है, अगर ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट पे वोल्टेज कितनी होगी, 50 वोल्ट। ठीक, इतना तो क्लियर है। अब मुझे जो है एक सेल मिली, ठीक, मुझे जो है एक सेल मिली, इस सेल में मैंने एक जो है गैल्वेनोमीटर लगाया। ठीक, और उसको जो है मैं स्लाइड कर रहा हूँ। मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता कितनी वैल्यू है, बस मुझे इतना पता है कि इसकी जो वैल्यू है वो 100 वोल्ट के से कम है। एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है और कम है 100 वोल्ट से। तो जाहिर सी बात है इसकी जो रेंज है वो इनमें से कहीं आ रही होगी, इस पूरे बीच में कहीं आ रही होगी, और जहाँ पे भी वो आ रही होगी ये इसकी वो जो पॉजिटिव वोल्टेज है, इसकी पॉजिटिव वोल्टेज को कैंसिल आउट कर देगी। उस टाइम पे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या होगी,
0। क्यों? क्योंकि देखो इसकी तो पॉजिटिव वोल्टेज आ रही है ना, इसकी भी पॉजिटिव वोल्टेज जो है इसी साइड में मुझे देखने के लिए मिलेगी। तो होगा क्या कि मैंने कहा कि इसकी जो वोल्टेज है ये मान लो समझने के लिए 50 वोल्ट ही है। तो जैसे ही मैं इसको स्लाइड करते हुए, अभी तो जो है यहाँ पे वोल्टेज कितनी आ रही होगी गैल्वेनोमीटर में, अगर मैं इसको वोल्टेज को V1 नाम दूँ और इस वाले वोल्टेज को V2 नाम दूँ, तो गैल्वेनोमीटर मुझे हमेशा V1 माइनस V2 दिखाएगा। ठीक, अब मैंने इसको स्लाइड किया जॉकी को या फिर इसको निडल को, और स्लाइड करते करते मैंने जो यहाँ तक ले गया। अभी मेरे जो गैल्वेनोमीटर है उसमें रीडिंग कितनी आ रही होगी गैल्वेनोमीटर में, अभी गैल्वेनोमीटर में रीडिंग आ रही होगी 0 वोल्ट। क्यों? क्योंकि इसकी 50 वोल्ट है और इसमें इस पॉइंट की वोल्टेज में 50 वोल्ट बनेगी। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो है मेरे डिफ्लेक्शन 0 हो गया। अब देखो, जो नल टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है इसको नल पॉइंट ढूंढने में टाइम लगता है, जबकि इसमें जो है अपनी मैक्सिमम वैल्यू पहुँचने में बहुत टाइम नहीं लगता जितनी भी इसकी रीडिंग है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट है वो थोड़ा कैसा होता है, फास्ट होता है। ठीक है, वहीं पर नल टाइप इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है मेरा, स्लो होता है। ठीक, लेकिन गैल्वेनोमीटर हमारा एक एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है, तो उसकी जो रीडिंग होगी वो हमेशा एक्यूरेट होगी। तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो हाई एक्यूरेसी होगी, हाई एक्यूरेट, लो एक्यूरेसी। ठीक है, और जो प्रैक्टिकली हम जो है यूज़ करते हैं घरों में, इंडस्ट्रीज़ में, वो हम जो है डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो इतना सब्र नहीं है कि जो है एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए 1-2 वोल्ट का तो अंतर समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम किसी लेबोरेटरी में काम नहीं कर रहे हैं। हमारे जो डिवाइसेस होते हैं वो 10-20 वोल्ट का अंतर भी रहेगा तो भी हमारे डिवाइसेस जो है एक्यूरेटली काम करते हैं। जब हम हाईली सेंसिटिव इक्विपमेंट की बात कर रहे हों, जब हम किसी लैब में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे वोल्टेज का डेविएशन जो है हल्का भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वहाँ पे हम जो है एक्यूरेसी पे पूरा फोकस करेंगे। लेकिन अभी घर में 1-2% वोल्टेज में अगर चेंज भी आ भी रहा है तो भी हम उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे आपके घरों में तो देखा होगा आपने कि स्टेबलाइजर की निडल उठ ही नहीं रही है, वो ख़राब हो गया किसी कारण से, या फिर उसकी जो स्प्रिंग थी वो टूट गई, जो कंट्रोलिंग स्प्रिंग थी। ठीक, या तो वो मैक्सिमम वोल्टेज दिखा रहा है हमेशा, या फिर वो एकदम 0 पे पड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी उसको हम इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते रहते हैं। ठीक, तो डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट हम जो है प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते हैं। जो हमारी लैब होती है, लेबोरेटरीज में हम जो है नल टाइप इंस्ट्रूमेंट को मैक्सिमम यूज़ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसकी जो एक्यूरेसी है, इसकी एक्यूरेसी हाईएस्ट है, लेकिन रेस्पॉन्स इसका स्लो है। तो स्लो होने के कारण देखो इतना सब्र तो नहीं होता, इतना सब्र नहीं होता तो हम जो इसको घरों में तो यूज नहीं करने वाले। ठीक, अगर आपको इतना समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं कि व्हाट इज कैलिब्रेशन। देखो अब कैलिब्रेशन तो हमने जो है 1-2 बार डिस्कस किया है कि कैलिब्रेट कर रहे हैं, उसको हम कैलिब्रेट कर रहे हैं, कैलिब्रेट कर रहे हैं, कैलिब्रेट कर रहे हैं। तो कैलिब्रेशन है क्या? कैलिब्रेशन है कि हम जो है, देखो मैंने जो है इस नीडल को स्टार्टिंग में सेट करने के लिए मैंने क्या किया होगा, मुझे पहले पता है कि ये जो मैंने सप्लाई दी है, पहले मैंने कैलकुलेट किया उसको एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट से, और मुझे पता चला कि जो मैं वोल्टेज दे रहा हूँ वो मेरी 230 वोल्ट है। ठीक, इसमें अब स्टार्टिंग में मेरी जो नीडल थी वो 230 पे रुक के 260 पे जाकर रुकती है स्टार्टिंग में, जब तक मैं इंस्ट्रूमेंट को डिज़ाइन कर रहा हूँ, इंस्ट्रूमेंट को बना रहा हूँ। ठीक, वो मेरी जो है 260 पे रुकती है। तो फिर मैं क्या करूँगा, उसके स्प्रिंग का कंट्रोलिंग टॉर्क को कम या ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा, उसका जो ये पावर ये दे रहा है उसको कम ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा, जो उसका जो वायर है कोयल का जिसकी वजह से निडल में डिफ्लेक्शन आ रहा है उसकी मोटाई को कम ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा। और वो जो चेंजेस मैं कर रहा हूँ, चेंजेस करने के बाद जिससे इसकी जो वैल्यू है मुझे बाद में इंडस्ट्री रेडी या फिर बेचने के पर्पज़ से या फिर यूज़ करने के पर्पज़ से, जो मैं इसके निडल को एक्यूरेटली 230 पे लाके कंट्रोल करता हूँ कि जिससे ये मेरे, अब मैं सप्लाई 230 वोल्ट की दूंगा तो ये मेरी निडल जो है यहीं पे आके रुके। तो ये जो चेंजेस मैंने किए हैं, ये इसका मतलब है कि मैं इसको कैलिब्रेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको जो है इसके सही वैल्यू तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैलिब्रेशन। ठीक है, ये हमारा कैलिब्रेशन आता है। इसके अलावा एक चीज़ बहुत ज़्यादा आप जो है सुनने में मिलेंगे, वो है हमारा प्रिसाइज और एक्यूरेसी। देखो एक्यूरेसी का तो हमने अभी तक भी बहुत बार जिक्र कर लिया कि ये एक्यूरेट है, ये भी एक्यूरेट है, ये इसकी एक्यूरेसी लो है, इसकी एक्यूरेसी लो है। देखो एक्यूरेसी से तो आप मतलब समझ सकते होंगे कि एक्यूरेसी का मतलब क्या है। एक्यूरेसी का मतलब हो गया कि अगर हमारी जो ट्रू वैल्यू है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की के अक्रॉस जो हमने वोल्टेज या करंट में हम मेजर कर रहे हैं, अगर वो हम ट्रू वैल्यू वो हमारा इंस्ट्रूमेंट दे रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, उस ट्रू वैल्यू को डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो हम कहेंगे कि हमारा एक्यूरेट है। अगर वो जो है सप्लाई वोल्टेज में बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखा रहा है तो हम बताएंगे कि ये जो है कितने % इनएक्यूरेट है। ठीक,
तो हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो, या फिर हम ये कह सकते हैं, हम जो है टर्म्स जो है यूज करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट में लिख लेता हूँ। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट में क्या है कि हमारे जो है इंस्ट्रूमेंट जो हैं उसमें पहली कैरेक्टरिस्टिक है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है ये मैंने अभी बताया है। दूसरा है हमारा प्रिसाइजनेस। ठीक है, दूसरा है हमारा प्रिसाइजन। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्यूरेसी तो देखो आपको पता है कि जो अगर एकदम सही वैल्यू दे रहा है तो वो जो है एक्यूरेट है, लेकिन अगर वो वैल्यू गड़बड़ दे रहा है तो वो लेस एक्यूरेट है। लेकिन प्रीसाइज में का मतलब क्या हुआ, प्रीसाइज का मतलब हुआ कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी जो है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी मतलब मैंने जो है जो सप्लाई दी है, वो जो सप्लाई देने के बाद निडल मेरी डिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट पे जाकर रुक रही है, तो वो ऐसा नहीं हो रहा कि वो पहले केसेस में मैंने सप्लाई दी तो पहले केसेस में निडल मूव करके यहाँ पे रुक गई, दूसरे केस में मैंने दोबारा सप्लाई दी ऑफ करके, अब जो है निडल मेरी यहाँ पे रुक गई, और तीसरे केस में निडल मेरी जो है यहाँ पे रुकी। ठीक है, अब ये लेस एक्यूरेट तो है ही, इसके अलावा ये प्रिसाइज भी नहीं है। ठीक है, अगर मैं सप्लाई दे रहा हूँ, इसको 1000 बार ऑन करूँ 1000 बार ऑफ करूँ, अगर मैं सेम वोल्टेज दे रहा हूँ तो ये मुझे जो है रीडिंग हर बार सेम दिखानी चाहिए। ठीक है, तो एक्यूरेसी में और प्रिसाइज में क्या डिफरेंस है, मैं देखो एक चीज़ बता देता हूँ। अगर मेरे पास ये एम करने के लिए टारगेट्स हैं, ठीक है, मेरे पास ये एम करने के लिए टारगेट है। ठीक, अब मैंने जो है सप्लाई दी और पहली रीडिंग मुझे जो है यहाँ पे दिखाई दी, दूसरी रीडिंग मुझे जो है यहाँ पे दिखाई दी, तीसरी रीडिंग मुझे जो है यहाँ पे दिखाई दी, और जो मेरा मेन टारगेट था वो था मेरा सेंटर का। ठीक, तो ये तो जाहिर सी बात है इसकी लो एक्यूरेसी है और ये प्रिसाइज भी नहीं है। ठीक है, ये प्रिसाइज भी नहीं है। वहीं पर अगर मैंने दोबारा जो सप्लाई दी और इसकी जो रीडिंग थी ये ऐसे आई, देखो टारगेट के बिल्कुल पास में है, लेकिन हर बार अलग अलग वैल्यू आई है। ठीक, एक बार मैंने कहा +1 वोल्टेज एक्स्ट्रा दिखाई, एक बार इसने -1 वोल्ट एक्स्ट्रा दिखाई, एक बार इसने आधा वोल्ट एक्स्ट्रा दिखाई। ठीक है, तो मैं कहूँगा इसको हाई एक्यूरेट लेकिन लो प्रिसाइज, क्योंकि देखो प्रिसाइज का जो है, प्रिसाइज होने का एक्यूरेट होने से कोई लेना देना ही नहीं है। प्रिसाइज ये कहता है कि देखो भाई मैं तो 10 बार सप्लाई दे रहा हूँ तो मेरे जो 10 बार जो रीडिंग है वो सेम दिखानी चाहिए, भले चाहे वो 10 के 10 बार गलत दिखा रहा है, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 10 के 10 बार जो है वो रीडिंग जो है सेम दिखानी चाहिए। अब देखो मैंने अगर ये 3 सप्लाई दी और तीनों की तीनों सप्लाई आसपास में आ गई, अब ये मेन टारगेट से बहुत दूर है, लेकिन फिर भी ये जो है हाईली प्रिसाइज है, तो इसकी एक्यूरेसी लो है लेकिन प्रिसीजन हाई है। ठीक है, लो एक्यूरेसी हाई प्रिसीजन। ठीक, वहीं पर अगर मैं एक और बना दूं और मेरी जो सप्लाई है वो ऐसे दिख रही है, 3 रीडिंग ली मैंने, तीनों रीडिंग बिल्कुल सेंटर में दिख रही है, तो मैं इसको क्या कहूँगा, ये हाईली एक्यूरेट भी है और हाईली प्रिसाइज्ड भी है। ठीक है, आई होप आपको एक्यूरेसी और प्रिसाइजन में अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखो एक्यूरेसी जो है वो डिपेंड करती है इस बात पे कि उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है इस बात पे मेरी डिपेंड करती है कि मेरे सिस्टम की एक्यूरेसी कितनी है। देखो मैं बताता हूँ कैसे। मान लो कि मेरे पास एक डिजिटल मीटर है, मेरे पास एक डिजिटल मीटर है, एक नहीं 2 डिजिटल मीटर हैं, जिसमें से एक डिजिटल मीटर जो है पॉइंट के
3 डिजिट बाद तक की वैल्यू बताता है। ठीक है, ये डिजिटल मीटर पॉइंट के 3 डिजिट बाद तक की वैल्यू बताता है। तो अगर मैंने जो है अप्लाई की, इस पर कुछ वोल्टेज अप्लाई की और ये जो रीडिंग बता रहा है, ये बता रहा है मेरे 98.736। ठीक, वहीं पे मेरा जो दूसरा डिजिटल मीटर है वो जो है पॉइंट के 1 डिजिट बाद तक की वैल्यू बता रहा है। कितना? 7, 8। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है हमारी? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे पास यहाँ पे 4, क्योंकि देखो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट हैं ये काउंट की जाती है, उसके बाद पॉइंट से पहले 1 डिजिट काउंट की जाती है। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 4। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 2। ठीक, तो जिसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जितनी ज़्यादा होंगी वो चीज़ उतनी ज़्यादा हाईली एक्यूरेट रीडिंग देगा। ठीक है, हाईली एक्यूरेट रीडिंग होने का मतलब क्या है कि देखो हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट 98.7 वोल्टेज दी गई थी या फिर उसके अलावा भी कुछ वैल्यू थी। इसने कहा कि 98.7 नहीं थी, 98.736 थी। अब अगर हम इस चीज़ को डोमेस्टिक पर्पज से देखें तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर लेबोरेटरी की बात की जाए तो वहाँ पे माइक्रो वोल्ट भी मैटर करती है। अगर हम 1 माइक्रो वोल्ट का भी चेंज आ रहा है तो वो भी मैटर करता है। तो ऐसे केस में हमें हाईली सिग्निफिकेंट फिगर वाली जो है डिवाइस हम यूज करते हैं, जिसमें पॉइंट के बाद 7-8 अंक तक की जो है मेरे डिजिट को हम चेंज कर सकते हैं। अगर ऐसे ही अगर हमारा वेइंग मशीन को सुनार रखने लगे जो 100 ग्राम के चेंजेस को बता ही नहीं रहे हैं, तो इस हिसाब से सुनार लुट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो कम से कम जो है 100 ग्राम का वेट डालेंगे तो ही जो है हमारा वेट मशीन उसको कुछ बताएगा। तो अगर आप ध्यान दो तो जो सुनारों के पास जो हमारे गोल्ड स्मिथ होते हैं उनके पास जो हमारे वेइंग मशीन होती है वो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है कि वो एक बाल के वेट को भी जो है, जो हमारा हेयर होता है सिंपल, उस बाल के वेट को भी जो है वो डिटेक्ट कर लेती है। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो है सिग्निफिकेंट फिगर का क्या रोल है हमारी एक्यूरेसी में। ठीक, इसके बाद आती है हमारी लीनियरिटी। लीनियरिटी भी हमारी एक करैक्टरिस्टिक है। करैक्टरिस्टिक नंबर 3 हमारी लीनियरिटी है। लीनियरिटी हालांकि हम जो है नेटवर्क्स में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे भी डिस्कस करने का लिए हमारे पास पूछा गया तो कर ही देते हैं। देखो लीनियरिटी का मतलब क्या है? लीनियरिटी का मतलब है कि अगर मैं जो है इनपुट सप्लाई चेंज कर रहा हूँ तो उसी के साथ साथ मेरे जो आउटपुट में चेंजेस हैं वो एकदम कांस्टेंट होने चाहिए। मतलब जितना मैंने इनपुट में चेंज किया उतना ही मेरा आउटपुट में भी चेंज आना चाहिए। ठीक है, अब हमेशा तो ऐसा नहीं होता, हो सकता है कि जो मेरी सप्लाई जो है मैंने इनपुट देना शुरू कर दिया लेकिन मेरी जो सप्लाई है यहाँ से चालू हो। मैंने इनपुट स्टार्टिंग में दे दिया, जब एक फिक्स कुछ वैल्यू तक चली जाती है, थ्रेशोल्ड वैल्यू क्रॉस कर जाती है, जैसे डायोड में होता है 0.7 वोल्ट आपको मिनिमम सिलिकॉन डायोड में देना ही पड़ता है। ठीक, अब उसके बाद से मेरी जो सप्लाई चालू हुई और वो जो है ग्राफ उसका ऐसे ना बन के ऐसे कुछ ग्राफ बन रहा है। ठीक है, अगर इस तरीके का ग्राफ बन रहा है तो हम इसको कहेंगे कि ये लेस लीनियर है, क्योंकि आइडियल करैक्टरिस्टिक मेरी ये वाली है जिसमें मेरे इनपुट का जो चेंजेस है वो आउटपुट के चेंजेस के एकदम जो है बराबर आ रहा है। ठीक, अब मैक्सिमम जो चेंज आया है वो देखो इस पॉइंट से आया है। ये क्या है? हमारा मैक्सिमम डेविएशन है। ये क्या है? मेरा मैक्सिमम डेविएशन है। डेविएशन जो है फ्लैक्चुएशन की वजह से, लोडिंग की वजह से, कुछ भी कारण इसका हो सकता है, एनवायरमेंटल एरर की वजह से, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से, लेस मेंटेनेंस की वजह से डेविएशन आ सकता है। ठीक, लेकिन अगर इनपुट के रेस्पेक्ट में आउटपुट में सिमिलर चेंजेस नहीं आ रहे तो मैं कहूँगा कि वो जो मेरा नॉन लीनियर है या फिर लेस लीनियर है। अगर जितना इनपुट में मैं चेंज कर रहा हूँ उतना ही मेरा आउटपुट में भी चेंज आ रहा है, उतना ही टाइम्स, उतना ऐड नहीं। अगर ऐसा नहीं कि मैंने 2 वोल्टेज ऐड करी तो 2 वोल्टेज ऐड होकर मुझे आउटपुट में मिलेगी, ये ज़रूरी नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर मैंने वोल्टेज 2 गुना की या मैंने इनपुट सप्लाई 2 गुना कर दी तो मेरा आउटपुट में जो रेस्पॉन्स है वो 2 गुना बढ़ जा रहा है, तो मैं कहूँगा कि ये मेरा जो है लीनियर डिवाइस है। ठीक, इसके बाद जो हमारी एक पॉइंट है वो है हमारा रिप्रोड्यूसिबिलिटी। रिप्रोड्यूसिबिलिटी मेरा जो है प्रिसाइजनेस को डिफाइन करता है। रिप्रोड्यूसिबिलिटी में क्या आएगा? देखो, अगर मैंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है,
वो इंस्ट्रूमेंट ऐसा तो है नहीं कि वो जो है सिर्फ आप 10 बार उसको सप्लाई दोगे तो ही वो 200 वोल्ट का 200 वोल्ट काउंट करेगा, उसके बाद वो जो है वीयर टीयर हो जाएगा या फिर ख़राब हो जाएगा और फिर वो जो 200 वोल्ट को या 210 वोल्ट दिखा रहा है या फिर 190 वोल्ट दिखा रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर आपने जो है 1000 बार भी उसको सप्लाई दे रहे हैं तो 1000 बार 200 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो 1000 के 1000 बार वो 200 वोल्ट ही दिखाए। ऐसी प्रॉपर्टी को इंस्ट्रूमेंट की हम कहेंगे रिप्रोड्यूसिबिलिटी, कि वो हर बार जो है अगर मैं बार बार सेम सप्लाई दे रहा हूँ तो वो बार बार सेम ही रीडिंग दिखाए। ठीक, अब नॉर्मली जो है हमारे डिवाइस जो है समय के साथ साथ ख़राब होने लगते हैं तो वो जो है वियर टीयर हो गए कि जो रीडिंग में जो है एरर आने लगता है, बहुत लंबे टाइम के बाद जो है उसमें एरर आने लगता है। तो उस एरर को हम चाहते हैं कि वो ना आए, इसलिए उसकी प्रॉपर्टी हमारी जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी वो उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रखा गया है। और ऐसे जो है कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं, ऐसे जो मटेरियल के कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं जिससे उसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी मेंटेन रहे। ठीक है, उसके बाद है हमारा स्टैटिक सेंसिटिविटी। स्टैटिक सेंसिटिविटी क्या है? हमारी सेंसिटिविटी बताती है कि चेंज इन इनपुट टू रेशो। सेंसिटिविटी मैं बता देता हूँ। सेंसिटिविटी बताती है मेरे चेंज इन आउटपुट टू द रेशो ऑफ चेंज इन इनपुट। ठीक, जितना मेरा चेंज आया, मतलब मैंने इनपुट में चेंज करने के बाद उसमें से मेरा कितना आउटपुट पर चेंज मुझे देखने के लिए मिला, उसका जो रेशो है वो मेरा जो है स्टैटिक सेंसिटिविटी को मेरा डिफाइन करता है। स्टैटिक सेंसिटिविटी का जो इन्वर्स होता है वो मेरा डिफ्लेक्शन फैक्टर होता है। अगर डिफ्लेक्शन फैक्टर का भी पूछा जाए तो डिफ्लेक्शन फैक्टर क्या होगा मेरा? 1/, सेंसिटिविटी। ठीक, डिफ्लेक्शन फैक्टर मेरा क्या होगा? 1/, सेंसिटिविटी मेरा जो है डिफ्लेक्शन फैक्टर होगा। एक पॉइंट और है उसके अंदर, वो है हमारा रिपीटेबिलिटी और सिग्नल टू नॉइज रेशो। तो देखो सिग्नल टू नॉइज रेशो क्या होगा हमारा? सिग्नल टू नॉइज रेशो हमारे जो है मेनली इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट होते हैं उसको देखा जाता है। देखो जब भी मुझे जो है रिसीविंग एंड पे सिग्नल को रिसीव करना होता है तो सिग्नल के साथ साथ, सिग्नल की एक्चुअल वैल्यू के साथ साथ उसके में नॉइज़ भी जो है मुझे देखने के लिए मिलता है। उसमें जो है रैंडम सिग्नल भी उसमें अटैच हो के आ जाता है जो कि इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से आ सकता है। इसके अलावा जो हमारी स्पार्किंग हो रही है, कनेक्शन लूज हैं, इस कारण से मुझे जो है नॉइज़ जो है उसमें देखने के लिए मिल सकता है। तो जो उसकी सिग्नल की क्वालिटी होती है वो डिपेंड करती है किस पे? सिग्नल की एक्चुअल वैल्यू पे और उसके नॉइज़ के रेशो पे। ठीक है, सिग्नल टू नॉइज़ का जो रेशो होता है वो मुझे बताता है कि सिग्नल की कैसी क्वालिटी है। और अच्छी क्वालिटी के सिग्नल के लिए मेरा क्या होना चाहिए? सिग्नल की वैल्यू मेरी ज़्यादा होनी चाहिए और नॉइज़ की वैल्यू कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आया है? अगर आपको इतना समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा बाकी के जो टॉपिक हैं हम बहुत लंबी वीडियो नहीं रखेंगे, क्योंकि होता क्या है कि बच्चे बोर होने लगते हैं। अब ये जो चैप्टर है ये मेनली पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है, तो बहुत लंबी वीडियो ना करते हुए इसको जो है थोड़ा थोड़ा आराम से डिस्कस करेंगे। तो अगली वीडियो में जो है अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है हमारा एरर्स इन मेजरमेंट एंड देयर एनालिसिस। तो जो एरर आते हैं वो देखेंगे कि एरर क्या क्या आते हैं, किस कारण से आ सकते हैं, किस फैक्टर्स पे हमारे एरर्स डिपेंड करते हैं। इसके अलावा अगर एरर्स को हमें ऐड करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है तो हम किस प्रकार से जो है एरर को कैलकुलेट कर सकते हैं, उनका एनालिसिस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आपको अभी जो है जितना पढ़ाया है उस वीडियो में, इस वीडियो में या अभी तक नेटवर्क्स में जो भी डाउट है तो आप मुझे जो है कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा हमने जो टेलीग्राम ग्रुप बनाया है वहाँ पे भी आप जो है जुड़ सकते हैं। उस टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप जुड़ेंगे तो जो है आप ही के लिए बेहतर है। आप जो है क्वेश्चन, आपका जो डाउट बनता है वो क्वेश्चन उसमें डाल दीजिए, क्वेश्चन आप उसमें डालेंगे तो जो है मैं उसको सोल्यूशन वहाँ पर प्रोवाइड करा दूँगा। बस आप जो है पढ़ने वाले होने चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।